आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टर्म्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वेव। अब वेव से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है ना, वो तकरीबन आप सारी ही पढ़ के आ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले, तो वहां पर हम जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है ना, क्रस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, रेयरफैक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हम पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ पर बुक ने बस क्या किया हुआ है, इन टर्मिनोलॉजीज के नाम लिखे हुए हैं और साथ साथ इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस लिखी हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है। इसमें से कोई भी आपको आ जाएगी टर्मिनोलॉजी और कहा जाएगा कि इसको डिफाइन कर दें। अच्छा, अब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना आपको लेकर चलता हूं फिगर 12.8 की तरफ। ना फिगर 12.8 की तरफ, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि इस डायग्राम के अंदर आपको कितनी वेव्स नजर आ रही हैं। अगर आप कहते हैं ना कि सर हमें एक वेव नजर आ रही है, तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। अब वेव को देखने का तरीका ही यही होता है कि हमारे पास लेट से अगर हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर हमारे पास क्रस्ट बनना चाहिए और हमारे पास ट्रफ बनना चाहिए। अगर हमारे पास एक ट्रफ और एक क्रस्ट बन रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक कंप्लीट वेव साइकिल है। ठीक है, कंप्लीट वेव बोलो आम जुबान में, या फिर फिजिक्स की जुबान में इसको बोलते हैं कंप्लीट वेव साइकिल है। तो हमारे पास ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन, इसको हम बोलते हैं हमारे पास रीजन ऑफ क्रस्ट है, और ये जो पूरा रीजन है ना, ये हमारे पास रीजन ऑफ ट्रफ है। अब यहां पर जहां पर रीजन ऑफ ट्रफ खत्म हो रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास कंप्लीट वेव साइकिल हो गया, यानी कि कंप्लीट एक वेव हो गई, यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पर खत्म हो रही है। अच्छा, उसी के बाद फौरन यहां से एक और वेव स्टार्ट हो रही है, जहां पर कंप्लीट रीजन ऑफ क्रस्ट है, उसके बाद कंप्लीट रीजन ऑफ ट्रफ है, तो यहां पर जाके हमारी दूसरी वेव खत्म हो रही है। अब अगर आप कहेंगे ना कि सर यहां पर इस डायग्राम के अंदर हमें दो वेव साइकिल्स, या फिर आप यूं कह लेंगे दो वेव्स नजर आ रही हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, यहां पर दो वेव्स ही दिखाई दे रही हैं। अब यहां तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि आपके पास अगर ट्रांसवर्स वेव है, तो उसके अंदर एक क्रस्ट होना चाहिए और एक ट्रफ होना चाहिए, और अगर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो आपके पास एक वेव के अंदर एक कंप्रेशन होना चाहिए और एक रेयरफैक्शन होना चाहिए। वो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन क्या होता है, मजीद डायग्राम देख लेंगे और मजीद और डिफाइन भी कर लेंगे इसको। अब यहां पर आपके पास पहली डेफिनेशन है ना, वो है क्रस्ट की। अब क्रस्ट कहां पर बनता है, ये बनता है हमेशा ट्रांसवर्स वेव के अंदर। तो कहता है द क्रस्ट इज अ रीजन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। क्रस्ट रीजन है ट्रांसवर्स वेव का अबव द मीन पोजीशन। अब हमारे पास मीन पोजीशन क्या थी, हमारे पास मीन पोजीशन ये थी। ठीक है, ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन होती है मीन पोजीशन की। ये मैं पहले भी पिछले लेक्चर्स के अंदर ही बता के आ चुका हूं आपको कि जो हमारे पास अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर जो बॉडी है ना, उसको हम कहेंगे ये फिलहाल अपनी मीन पोजीशन पर है। तो ये जो लाइन है ना हमारी ग्राफ के अंदर, इसको हम बोलते हैं हमारे पास पॉइंट ऑफ रेस्ट है, या फिर आप ये कह सकते हैं हमारे पास मीन पोजीशन की लाइन है। अच्छा, अगर यहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से पूरा एक हम्प जब बन रहा होता है ना, अपर वाला, अपर हम्प जो बन रहा होता है, इसको हम कहते हैं हमारे पास रीजन ऑफ क्रस्ट है। और जब लोअर हम्प बनेगा, उसको हम कह देंगे रीजन ऑफ ट्रफ है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है एक वेव का, उसको हम ट्रफ बोलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इस बुक ने ना हमें रीजन की बात की है, तो जो कंप्लीट रीजन होगा ना, ये होगा रीजन ऑफ क्रस्ट, और ये जो कंप्लीट रीजन होगा ना, ये होगा रीजन ऑफ ट्रफ। लेकिन हायर फिजिक्स के अंदर ना, हम जब कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं वेव से रिलेटेड, तो हम जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, उसी को क्रस्ट कंसीडर करते हैं, और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना, उसी को हम ट्रफ कंसीडर करते हैं। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस आप अपने ज़हन में बिठा के रख लो। अगर हम पूरे रीजन ऑफ क्रस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो है ना पूरा हिस्सा, ये रीजन ऑफ क्रस्ट है। अगर हम रीजन ऑफ ट्रफ की बात करें, तो नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है ना, वो हमारे पास रीजन ऑफ ट्रफ है। तो स्पेसिफिक पॉइंट की अगर बात करें, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा हमारे पास, वो होगा पॉइंट ऑफ क्रस्ट, और जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट ऑफ ट्रफ। ये डिफरेंशिएट ज़हन में बिठाना बहुत जरूरी है, ये कोई आपको इस तरह नहीं क्लियर करेगा। तो यहां पर बुक कहती है द क्रस्ट इज द रीजन ऑफ ट्रांसफर वेव अबव द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से ऊपर जितनी भी ये हम्प सी बनी है ना, उभार सा आया हुआ है, जिस तरह ऊंट के ऊपर एक हम्प बनी होती है, उस तरह अपर हम्प जो होगी उसको हम कह देंगे ये हमारे पास रीजन ऑफ क्रस्ट है, और जो लोअर हम्प होगी उसको हम कह देंगे रीजन ऑफ ट्रफ है। अगली बात यहां पर कहता है द ट्रफ इज द रीजन ऑफ द ट्रांसफर वेव। ट्रफ भी ट्रांसफर वेव के अंदर ही होती है, बिलो द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से नीचे। अब ये पूरी लाइन हमारे पास क्या थी मीन पोजीशन की, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हमारे पास ट्रफ है। तो बुक ने उसको एज अ होल ट्रफ बोल दिया, और हमें पता है कि जो एज अ होल ये ट्रफ है। लेकिन हायर फिजिक्स के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली ट्रफ पॉइंट की बात करते हैं ना, तो जो बिल्कुल टॉप पे जो पॉइंट होता है ना, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में जो पॉइंट हो रहा है, उसको हम कह देंगे पॉइंट ऑफ ट्रफ है। तो होप सो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अगली टर्मिनोलॉजी हमारी आ रही है कंप्रेशन की और रेयरफैक्शन की। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कहां पर होता है, आपका जवाब होगा सर लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर होता है। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की डायग्राम देखते हैं, और फिर हम अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर भी ये बात पढ़ के आए हैं, हम वहां पर भी, यहाँ पर भी दोबारा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, जहां पर पार्टिकल्स आपस में, मीडियम के पार्टिकल्स आपस में झुमघटा बना के बैठे होंगे, उसको हम कह देंगे ये हमारे पास
कंप्रेशन है, और जहां पर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे इसको हम कह देंगे रेयरफेक्शन। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि हमारे पास निशानी क्या है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो आप कहेंगे कि सर जिस वेव के अंदर एक कंप्रेशन होगा और एक रेयरफेक्शन होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें पता लग गई होंगी। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हम पहले भी पढ़ के आए हैं, तो आज भी यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है कंप्रेशन इज अ रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कंप्रेशन एक रीजन है लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टुगेदर, जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स ना आपस में झुमघटा बना के इकट्ठे हुए होते हैं, रिजल्टिंग इन द हायर प्रेशर। अब जाहिर सी बात है कि जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे वहां पर प्रेशर भी बहुत हाई होगा। ये बात हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 के अंदर भी ये बात बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं। आगे है रेयरफेक्शन। कहता है रेयरफेक्शन इज अ रीजन इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर ही रेयरफेक्शन होता है, और वो कौन सा रीजन होता है? वेयर द पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट, जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। हमने डायग्राम के अंदर देख भी लिया, और इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर जहां पर हमने मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स डिस्कस की थी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, वहां पर बहुत डिटेल से डिस्कशन की थी। सिमुलेशंस की हेल्प से मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे। रिजल्टिंग इन द लो प्रेशर, द पार्टिकल आपस में दूसरे जब पार्टिकल्स आपस में दूर दूर होंगे तो हम कहेंगे कि यहां पर एरिया ऑफ लो प्रेशर बन रहा है। तो होप सो ये भी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे आती है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास ट्रांसवर्स वेव के अंदर भी होती है और हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर भी होता है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव के अंदर हम प्रॉपर्ली डायग्राम की हेल्प से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, बुक के अंदर जो डायग्राम्स होती है ना, उसके अंदर हम ट्रांसफर वेव के अंदर एम्पलीट्यूड क्या होता है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन होता इसके अंदर भी है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है। अगर हम चलें ना दोबारा अपनी 12.8 फिगर की तरफ, तो यहाँ पर आप देखो कि मीन पोजीशन से ये जो पॉइंट ऑफ क्रस्ट था हमारे पास, तो मीन पोजीशन से पॉइंट ऑफ क्रस्ट तक का जितना डिस्टेंस है ना, इसको हम कह देंगे ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। और एक और एम्पलीट्यूड भी होता है, अगर हम मीन पोजीशन वाली लाइन से ही पॉइंट ऑफ ट्रफ तक जाएं तो ये भी हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो आप कह सकते हैं कि एक वेव के अंदर, एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है, आप ये कह सकते हैं कि एक वेव साइकिल के अंदर या फिर एक वेव के अंदर हमारे पास दो एम्पलीट्यूड्स होते हैं। ठीक है, एक मीन पोजीशन से क्रस्ट तक का फासला और एक मीन पोजीशन से ट्रफ तक का फासला। तो अब आपको याद हो गई सिंपल टर्मिनोलॉजीज कि एम्पलीट्यूड और क्रस्ट में क्या फर्क है। क्रस्ट एक ओवरऑल पूरा एक रीजन है, और क्रस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको हम कह देंगे पॉइंट ऑफ क्रस्ट। और हम अगर ट्रफ की बात करें, ट्रफ पूरा का पूरा एक मीन पोजीशन से लोअर वाला रीजन है, और अगर हम पॉइंट ऑफ ट्रफ की बात करें तो वो हमारे पास हो जाएगा ये बिल्कुल बॉटम पे जो सबसे उभरा हुआ पॉइंट है ना, वो हमारे पास पॉइंट ऑफ ट्रफ हो जाएगा। ये बातें आपको हो गई क्लियर। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि क्रस्ट एंड ट्रफ जो है ना वो लोकेशंस है, और एम्पलीट्यूड जो है ना वो फासला है मीन पोजीशन से क्रस्ट तक का फासला और मीन पोजीशन से पॉइंट ऑफ ट्रफ तक का फासला। तो यही हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड। अब हम बुक की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। कहता है द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड किसी भी वेव का वो मैक्सिमम फासला होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब रेस्ट पोजीशन। अगर हम रेस्ट पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हमारी वेव ने कवर किया है, और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन शो करता है? क्रस्ट शो करता है, और बॉटम में ट्रफ शो करता है, तो उसको हम कह देंगे ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। इट इंडिकेट्स द एनर्जी कैरिड बाय द वे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड हमें ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वेव के अंदर कितनी एनर्जी है। फर्ज करें कि आपकी वेव के अंदर अगर कम एनर्जी है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगी। अगर आपकी वेव के अंदर ज्यादा एनर्जी है तो उसका क्रस्ट और ट्रफ जो है ना बहुत बड़ा बड़ा बनेगा, तो हम कहेंगे कि उसने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड भी हो गया अब कवर। अगली जो टर्म है हमारे पास वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ को भी हम बारहा अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करके आए हैं। देखो हमारे पास ना दो तरह की वेव्स हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ट्रांसवर्स वेव है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं ना, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का फासला हमारे पास वेवलेंथ है, और रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक का फासला हमारे पास जो है वो वेवलेंथ है। यहाँ पर हम फिगर 12.4 की तरफ जाएं तो हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बनी है। अगर आप नोट करें कि हमारे पास एक वेव क्या होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि सर उसके अंदर एक रीजन ऑफ कंप्रेशन होगा और एक रीजन ऑफ रेयरफेक्शन होगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमारे पास दो लगातार वेव्स बनी हो, यानी कि दो कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंट वेव्स बनी हो, एक के बाद एक अगली आने वाली वेव बनी हो, तो उसके अंदर हम कहेंगे कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो फासला है वो हमारे पास है वेवलेंथ। इसी तरह एक रेयरफेक्शन से दूसरी वेव के रेयरफेक्शन तक का जो फासला है ना वो हमारे पास है वेवलेंथ। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि सर यहां पर कंप्रेशन का एरिया तो बहुत बड़ा है और रेयरफेक्शन का एरिया भी बहुत बड़ा है, तो हम एक्यूरेट वेवलेंथ किस तरह मेजर कर पाएंगे?
तो इसका साइंटिफिक लॉजिक ये है, बुक ने नहीं दिया हुआ लेकिन आप समझ लो, साइंटिफिक लॉजिक ये है कि हम एक वेव की कंप्रेशन का जो सेंटर पॉइंट है ना वहां से स्टार्ट होंगे और अगली वेव के जो कंप्रेशन का सेंटर पॉइंट है ना वहां पर जाके खत्म करेंगे, तो फिर जाके हम पैमाइश करेंगे, वो हमारे पास हो जाएगी वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्यूरेट मेथड है। इसी तरह अगर हम बात करें कि दो रेयर फैक्शन के दरमियानी जो फासला है वो भी वेवलेंथ है, वो किस तरह, यहां पर हमारे पास रेयर फैक्शन बहुत लंबा एरिया बनाया हुआ है, ठीक है, यहां पर भी बहुत लंबा है। अब हम यहां पर ये करते हैं कि जो सेंटर पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ये सेंटर पॉइंट बन रहा है इस रेयर फैक्शन का, इस रेयर फैक्शन का सेंटर पॉइंट ये बन रहा है, तो दोनों रेयर फैक्शन के जो सेंटर पॉइंट्स है ना उनके दरमियान का जो फासला है ना वो हमारे पास हो जाएगा वेवलेंथ। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर वेवलेंथ को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि आपने दो एडजेसेंट वेव्स देखनी है, एक वेव का कंप्रेशन और अगली वेव का कंप्रेशन, इनके दरमियान में जो फासला है वो वेवलेंथ है, लेकिन जरा एक्यूरेट करने के लिए आपने ये काम करना है कि कंप्रेशन का सेंटर पॉइंट लेना है और अगले कंप्रेशन का भी सेंटर पॉइंट लेना है। सिमिलरली वेवलेंथ मेजर करने का एक और तरीका है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, वो ये है कि आपने रेयर फैक्शन से रेयर फैक्शन तक का फासला लेना है। अब रेयर फैक्शन का एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए हम एक रेयर फैक्शन का सेंटर पॉइंट और अगले रेयर फैक्शन का सेंटर पॉइंट लेते हैं और फिर इनके दरमियान में फासला मेजर करते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे पास है वेवलेंथ। तो होप सो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर वेवलेंथ क्या होती है वो आपको समझ आ गई है। अब सिमिलरली अब हम जाते हैं ट्रांसवर्स वेव की तरफ, वो वही फिगर जो हमारे पास 12.8 है ना वहां पर जाके हम देख लेते हैं। देखो यहां पर ना हमें पता है कि हमारे पास पॉइंट ऑफ क्रस्ट है एक वेव का और अगली वेव का पॉइंट ऑफ क्रस्ट है, इनके दरमियान में जो फासला ना वो हमारे पास वेवलेंथ है। यहां पर तो देखो आसानी हो गई ना, हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव की निस्बत ट्रांसवर्स वेव के अंदर हमें वेवलेंथ मेजर करने में आसानी हो गई, क्योंकि हम हाईएस्ट पॉइंट ले लेते हैं यहां पर जिसको हम पॉइंट ऑफ क्रस्ट कहते हैं, और हाईएस्ट पॉइंट अगली वेव का लेते हैं जिसको हम पॉइंट ऑफ क्रस्ट अगली वेव का कहते हैं, तो इसके दरमियान जो फासला ना वो हमारे पास वेवलेंथ हो गया। सिमिलरली अगर हम पहली वेव का ट्रफ का जो पॉइंट है उसको लें और अगली वेव का जो ट्रफ का पॉइंट है उसको लें, तो इसको भी हम कहते हैं हमारे पास वेवलेंथ है। अब यहां पर तो बात हो गई है कि हमारे पास दो एडजेसेंट वेव्स हैं, तो उसके अंदर हम वेवलेंथ किस तरह मेजर करते हैं। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएं कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेव साइकिल हो, या आसान लफ्जों में मैं कहूं सिर्फ एक वेव हो, तो इसके अंदर आप वेवलेंथ किस तरह मेजर करेंगे। तो आपका जवाब होगा सर आप पिछले लेक्चर्स के अंदर हमें यह बात बता के आ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक वेव हो तो उसके अंदर वेवलेंथ मेजर करने का तरीका यह है कि जहां से वेव स्टार्ट हो रही है और जहां पर वेव खत्म हो रही है इसके दरमियान का जितना फासला ना उसको भी हम कहते हैं वेवलेंथ। बुक ने ये चीज डिस्कस नहीं की, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले भाई अगर एक वेव है उसकी वेवलेंथ कैसे बताओगे आप, तो ये तरीका आपको पता लग गया, जहां से वेव स्टार्ट हो रही है और जहां पर वेव खत्म हो रही है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है वेवलेंथ। तो अब हम पढ़ लेते हैं बुक की वर्डिंग, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। ट्रांसवर्स वेव के अंदर आपने किस तरह ऑब्जर्व करना है वेवलेंथ को, और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर किस तरह करना है वो भी सब आपको पता लग गया। कहता है द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस है, वो फासला है दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का ऑन एडजेसेंट वेव, ऐसी वेव्स जो कि साथ साथ बनी हो। फॉर एग्जाम्पल क्रस्ट टू क्रस्ट एक वेव का क्रस्ट और अगली वेव का क्रस्ट, और ट्रफ टू ट्रफ एक वेव का ट्रफ और अगली वेव का ट्रफ, इनके दरमियान का जो फासला है ना वो हमारे पास है वेवलेंथ। किसके अंदर, ट्रांसवर्स वेव के अंदर। अब बात आ गई है लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, तो कहता है और कंप्रेशन टू कंप्रेशन, अगर हम कंप्रेशन से एक वेव के कंप्रेशन से अगले वेव के कंप्रेशन तक का फासला देखेंगे वो हमारे पास होता है वेवलेंथ, किसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर। बुक ने ये बात नहीं की भी, लेकिन लॉजिकली ये बात भी है कि अगर हम रेयर फैक्शन से रेयर फैक्शन तक का फासला देखें वो भी वेवलेंथ होता है। और किस तरह मेजर करेंगे, क्योंकि रेयर फैक्शन का एरिया बहुत बड़ा है इसलिए हम एक रेयर फैक्शन का सेंटर पॉइंट लेंगे और अगले रेयर फैक्शन का भी सेंटर पॉइंट ले लेंगे, उनके दरमियान में जो फासला होगा ना वो हमारे पास होगा वेवलेंथ इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मैं उम्मीद करता हूं जितना बेहतरीन तरीके से हो सकता था ना मैंने आपको यहां पर समझा दिया। अब हमारे पास एक चीज और आ रही है, कहता है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। अब आप नाम सुनो ना, देखो वेव लेंथ लिखा हुआ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो इसी तरह वेव लेंथ का यूनिट क्या हुआ, वो भी मीटर हो गया। तो इसी तरह हमारे पास वेव लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास है मीटर। इसके बाद आती है हमारे पास अगली टर्म जो कि है फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको हम पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करके आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। मैंने वहां पर बताया था कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम सिंपली डिफाइन करें या बोले फ्रीक्वेंसी होती क्या है, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम, कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास ऑन हो रही हैं, ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम मजीद डिटेल से समझते हैं, उसके बाद हम वेव पीरियड समझेंगे और इन दोनों का आपस में कंपैरिजन भी करेंगे। अच्छा देखो यहां पर मैं काम करता हूं, यहां पर बनाता हूं मैं एक फिक्स पॉइंट, ठीक है, यहां बनाता हूं मैं एक फिक्स पॉइंट। पेन थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं ताकि क्लियर डायग्राम बने। ये जो फिक्स पॉइंट है ना इसको आप बोलो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है या फिर रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग यानी कि इस रेफरेंस पॉइंट के पास से कितनी वेव्स गुजरती हैं एक सेकंड के अंदर, तो हम कह देंगे वो ही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। फर्स्ट करो इस रेफरेंस पॉइंट के पास से ना हमारी गुजर रही हैं कोई 5 वेव्स, ठीक है, 4 ये 5 मैं बना लेता हूँ, चलो ये मैंने 5 वेव्स बना ली। मैं कहता हूँ इस रेफरेंस पॉइंट के पास से ना 5 वेव्स गुजर रही हैं,
कितने टाइम के अंदर? 1 सेकंड के अंदर। तो मैं कह दूंगा इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5 हर्ट्ज, ठीक है, 5 हर्ट्ज। अब ये हर्ट्ज है ना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, बुक ने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये बात तो हमारी हो गई क्लियर। अगर एक फिक्स पॉइंट के रेफरेंस से हमारी वेव्स गुजर रही हैं 1 सेकंड के अंदर 5, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। अगर 1 सेकंड में 4 गुजर रही हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 4। इस तरह आप बना सकते हो। इसी तरह अब आप बना लो, जितनी आपकी 1 सेकंड के अंदर वेव्स गुजर रही हैं उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास हो गया फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। अभी हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, टाइम पीरियड। फिर उसके बाद जो है ना, हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों का फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड या फिर वेव पीरियड, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो वेव पीरियड का दूसरा नाम होता है टाइम पीरियड, ठीक है, आप लिख लो यहाँ पर टाइम पीरियड। कहता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। अच्छा, फिलहाल के लिए हम एक काम कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पूरी पढ़ लेते हैं। कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल्स, यानी कि कंप्लीट वेव्स जिसको हम कहते हैं वेव साइकिल्स। मैंने बताया था ना आपको, फिजिक्स में प्रॉपर हमें कंप्लीट वेव को बोलते हैं वेव साइकिल, ठीक है। और आसान लफ्जों में आप बोलो एक पूरी वेव, बस। अब कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो ये होती है कि कितनी वेव्स गुजरी हैं एक फिक्स पॉइंट के पास से, कितने टाइम में? 1 सेकंड के अंदर। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और कॉन्सेप्चुअली भी आप बात समझ के आ चुके हो। अगली जो टर्म हमारे पास है वेव पीरियड या फिर टाइम पीरियड। कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव टू पास अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड वेव पीरियड। अब ख्याल रहे, एक बात तो पहले नोट कर लो, यहां देखो ना बुक ने लिखा हुआ है कि वन वेव, कभी वो वन वेव बोलता है, कभी बोलता है वेव साइकिल बोल देता है। तो वेव, वन वेव साइकिल का मतलब है एक वेव, यानी कि यहाँ पर उसने वन वेव का है। तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, आसान लफ्जों में कह रहा हूँ आपको, साइंटिफिकली वो भी 100% एक्यूरेट ही बोल रहा हूँ। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं यहाँ पर करूंगा जो साइंटिफिकली गलत होगी। आपको समझाऊंगा आसान लफ्जों में, लेकिन वो साइंटिफिकली 100% एक्यूरेट भी होगी। तो वेव साइकिल्स बोल लो, या फिर आसान लफ्जों में आप एक वेव बोल लो, ठीक है। एक वेव साइकिल या फिर एक वेव, ये एक ही चीज है। ओके। अब टाइम पीरियड क्या होता है? कहता है कि अगर हमारे पास एक एक फिक्स पॉइंट हमने लिया है, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट में से एक जो वेव गुजर रही है, इस फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंगली, इस फिक्स पॉइंट के आसपास से एक वेव जो गुजर रही है, उसको कितना टाइम लगा है, वो हमारे पास होता है टाइम पीरियड। याद रहे, मैं फिर रिवाइज करा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी में हमने ये पढ़ा है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजर रही हैं, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। और टाइम पीरियड ये होता है कि एक वेव को गुजरने में कितना टाइम लगा है, वो हमारे पास टाइम पीरियड या फिर वेव पीरियड होता है। अब आप बस एक चीज का नोट करो, यहां पर हम पढ़ेंगे रिलेशन T इज इक्वल टू 1/f, यानी कि हम ये बताएंगे कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इनवर्स है। एक चीज कम हो रही है तो अगली चीज बढ़ रही है। इनवर्स रिलेशन को पता है ना आपको, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो रही है तो टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब मैं आपको इसी डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, ये जो मैंने रफ सी डायग्राम्स बनाई है ना, इन्हीं के अकॉर्डिंग लॉजिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में उल्टा क्यों है भाई। देखो, यहां पर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 1 सेकंड के अंदर जो है ना 5 वेव्स गुजर गई हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो 5 हर्ट्ज हो गई है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं कहता हूं यार आप ये बताओ कि जो एक वेव है, 5 वेव्स थी ना, 5 वेव्स को गुजरने में एक सेकंड टाइम लगा है। आप मुझे बताओ कि भाई एक वेव को गुजरने में कितना टाइम लगा होगा। तो आप कहेंगे सर अगर हम इसको डिवाइड कर लेना, 1 को डिवाइड कर लें 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 सेकंड्स। तो एक वेव को गुजरने में 0.2 सेकंड्स लगे हैं, तो यही तो इसका टाइम पीरियड है। हाँ जी, तो एक वेव को गुजरने में कितना टाइम लगता है, वो हमारे पास होता है इसका टाइम पीरियड। अब दूसरी चीज देख लो, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी 5 हर्ट्ज, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास जो टाइम पीरियड हो गया वो 0.2 सेकंड्स हो गया। फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और टाइम पीरियड उससे मुकाबले में बहुत कम है। अच्छा, अब इस कंडीशन में बात करते हैं हम। यहां पर आपने बताना है कि हमारी एक वेव जो है ना, उसको गुजरने में, लेट से उसको गुजरने में हमारे टाइम लगा है 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड टाइम लगा है उसको एक वेव को गुजरने में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आप कहेंगे सर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो भी 1 हर्ट्ज ही होगी, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट के पास से जितनी भी वेव्स गुजरती हैं 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर, तो आप उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास यहाँ पर 1 हर्ट्ज होगी। अब आपने यहाँ पर ये नोट करना है कि हमारे पास पहली कंडीशन में जहां पर फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत हाई थी, तो वहां पर हमारा टाइम पीरियड बहुत कम था। लेकिन इसी के मुकाबले में जब हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो हमारा टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा हो गया ना इस तरह। तो इसलिए हम कहते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारे पास जो आखिरी टर्म है ना वो है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट समझने से पहले ना अब हम चलते हैं इस डायग्राम की तरफ, जो कि हमारे पास है फिगर 12.2। तो फिगर 12.2 की तरफ अगर हम चलें, तो यहाँ पर हम देखें हमें वाटर के रिपल्स शो हो रहे हैं, वाटर के ऊपर बनती हुई लहरें शो हो रही हैं। फर्ज करें यहाँ पर हमने क्या किया है, एक पत्थर फेंका है। तो पत्थर जहां पर हमने फेंका है ना, तो पत्थर के आसपास जो है ना, हम नोट करते हैं कि आगे की तरफ बढ़ती हुई रिपल्स बन रही हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, हमारे पास है वेव फ्रंट। आगे की तरफ बढ़ती हुई रिपल्स, आगे की तरफ बढ़ती हुई वेव, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। अब जरा इसको हम टेक्निकली समझते हैं कि ये जो बुक ने डेफिनेशन लिखी है इतनी मुश्किल सी, इसका मतलब क्या है।
अच्छा, अभी हम यहाँ पर ये समझ के आए हैं कि अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं पानी के अंदर तो उसके अंदर वेव फ्रंट्स बनती हैं, रिपल्स बनती हैं जो कि आगे की तरफ मूव करती हैं। अब यहाँ पर हम फर्ज करते हैं हम कोई एक रिपल पकड़ लेते हैं, ठीक है? हमने कोई एक रिपल ली है और यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं कि देखो भई एक रिपल जो है ना वो ऊपर की तरफ यानी कि पानी उभर रहा है उसमें, ठीक है? और उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी वाटर के मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर की तरफ उभर रहे हैं, उठ रहे हैं, है ना? इसलिए तो हमें नज़र आ रहा है ना कि एक लहर सी उठती हुई जा रही है। अब यहाँ पर जब कोई पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठते हैं इट मीन्स कि वो क्रस्ट बना रहे हैं। अब जितने भी यहाँ पर पार्टिकल्स है ना वो आपस में क्या बना रहे हैं, वो सब के सब बना रहे हैं क्रस्ट। इसलिए तो वो ऊपर की तरफ उठे हैं जब वो क्रस्ट बना रहे हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास सारे के सारे पार्टिकल्स होने चाहिए सेम फेस में। अब सेम फेस के अंदर होने के भी दो कंडीशंस है, हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब सारे के सारे जो पार्टिकल्स है ना वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं, इट मीन्स कि उनकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। जब सारे के सारे पार्टिकल एक जितना ही ऊपर की तरफ उठेंगे ना इट मीन्स कि उनकी जो डायरेक्शन है ना वो सेम है। अब दूसरी चीज है सेम डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट करो, बल्कि आप सोच लो ना खुद ही कि हमारे पास जो वेव है ना वो इस तरह चलती है, ऐसे वेव चल रही है, ठीक है? नीचे वाला पानी थोड़ा नीचे हो रहा है, मीडियम नीचे हो रहा है, फिर मीडियम जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, क्रस्ट बन रहा है। अब जो हमने वेव पकड़ी है ना एक, वो हमने ये समझा है कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो है ना वो अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स क्रस्ट बना रहे हैं। अगर वो अपनी मीन पोजीशन से, जिस मीन पोजीशन से उठ के वो ऊपर की तरफ क्रस्ट बनाते हुए गए हैं, अगर सारे के सारे पार्टिकल्स ने एक जितना फासला कवर करके ही ऊपर गए हैं ना, वो लेट्स से कि 2 सेंटीमीटर हर पार्टिकल ने फासला अपनी मीन पोजीशन से क्रस्ट तक अपना फासला कवर किया है, तो हम इसको ये कहेंगे कि सारे पार्टिकल्स जो है ना सेम फेस में है क्योंकि उन सब ने ना डिस्प्लेसमेंट एक जितना कवर किया। तो मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की, अब हम दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। कहता है वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस, वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस है ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेस, जिसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम फेस में होते हैं। अब सेम फेस का मतलब क्या है? हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट, सब ने एक जितना फासला कवर किया हो। अगर यहाँ पर वो क्रस्ट बना रहे हैं तो मीन पोजिशन से क्रस्ट तक का फासला हर पार्टिकल का सेम हो, एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और सारे पार्टिकल्स जो है ना वो एक ही तरफ अलाइन हो, यानी कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो है ना वो क्रस्ट ही बना रहे हो, तो उनकी जो मोशन है ना वो एक जैसी ही हो सबकी। तो ये हमारे पास होता है वेव फ्रंट। ये टेक्निकल डेफिनेशन थी, थोड़ी काफी मुश्किल लिखी हुई थी, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको इसको अच्छी तरह समझा दूं। तो यहां तक हमारे पास जितने भी टर्म्स एंड पैरामीटर्स है ना वो हो गया खत्म। अब हम पढ़ते हैं इसके साइड बॉक्सेस। अब एक ये टिडबिट हमारे पास है जो कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। अभी हम पढ़ के आएंगे फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम, के एक सेकंड के अंदर किसी स्पेसिफिक पॉइंट के पास से कितनी वेव्स पास ऑन हो रही हैं। तो कहता है फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ मेनी वेव्स पास अ पॉइंट इन 1 सेकंड। कहता है फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि कितनी वेव्स एक सेकंड के अंदर पास ऑन हो रही हैं, गुजर रही हैं। अब आगे सुनो, आपने अक्सर सुना होगा ना कि एफएम रेडियो के ना डिफरेंट स्टेशन होते हैं, यानी कि डिफरेंट चैनल्स होते हैं। जिस तरह हमारे टीवी के अंदर चैनल्स होते हैं, जियो हो गया, एयरवाई हो गया, हम हो गया, इस तरह के जो हमारे टीवी के चैनल्स हैं ना, इस तरह एफएम रेडियो के भी चैनल्स होते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास चैनल होता है एफएम 88, एक होता है हमारे पास एफएम 100, इसी तरह एफएम 103 है, एफएम 105 है, मुख्तलिफ हमारे पास चैनल्स हैं। अब समझा रहा है वो एफएम 88 का मतलब क्या है। अब कहते हैं एफएम 88 का मतलब ये है कि जो आपका रेडियो स्टेशन है ना, जहां से सिग्नल आपके एफएम तक आ रहे हैं, आपके मोबाइल तक आ रहे हैं, ठीक है? मोबाइल पे अगर आप एफएम 88 का चैनल ऑन करते हो, तो आपने जब एफएम 88 का चैनल ऑन किया है, इट मींस कि रेडियो स्टेशन से आप तक जो सिग्नल आ रहे हैं ना वो कितने आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 88 मेगाहर्ट्ज। अब ये मेगा क्या होता है? 10 की पावर 6, जिसको हम कहते हैं मिलियन, और हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। अब ध्यान से समझो, आपने अगर चैनल लगाया है एफएम 88, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रेडियो स्टेशन है ना, जहां से सिग्नल आप तक आ रहे हैं, वो 88 मेगाहर्ट्ज यानी कि 88 मिलियन वेव के साइकिल आप तक भेज रहा है, फिर जाके आपके मोबाइल तक यानी कि आपके रेडियो तक सिग्नल्स आ रहे हैं इसके। है ना कितनी हैरानकुन बात। तो हमने यही पढ़ा था कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास ऑन होती हैं किसी पॉइंट से। तो रेडियो स्टेशन 88 मेगाहर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इट मींस कि वो 88 मिलियन वेव्स के साइकिल यानी कि 88 मिलियन वेव्स हर सेकंड के अंदर निकाल रहा है, फिर जाके आप तक सिग्नल्स पहुंच रहे हैं। कितनी हैरानकुन बात है। कहता है दैट इज व्हाई एफएम रेडियो स्टेशन इज कॉल्ड 88 मेगाहर्ट्ज। एफएम 88 का मतलब होता है एफएम 88 मेगाहर्ट्ज। इट इज सेंडिंग 88 मिलियन वेव साइकिल पर सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर देखो, एक साइकिल क्या होता है? एक वेव का साइकिल, या फिर एक वेव ये होती है ना, यहां से स्टार्ट हुई यहां पर खत्म हुई, एक क्रस्ट एक ट्रफ, है ना, ये होती है ना। तो वो कह रहा है कि एक सेकंड के अंदर वो 88 मिलियन साइकिल्स इस तरह के रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है, फिर जाके आप तक सिग्नल्स आ रहे हैं।
कितनी हैरानकुन ये बात है। इसी तरह FM 100 की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये हमारे पास 100 मिलियन साइकिल्स जो है ना हर सेकंड के अंदर निकल रहे हैं रेडियो स्टेशन से, फिर जाके हमारे फोन तक FM 100 का चैनल प्ले हो रहा है। अब हम चलते हैं दूसरी टिडबिट की तरफ। दूसरी टिडबिट है ना वो है टाइम पीरियड से रिलेटेड। देखो जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट बीट कर रहा है, अब हार्ट बीट क्या होती है कि एक मर्तबा हमारा हार्ट ने बीट किया और उतना जितना टाइम लेके हमारे हार्ट ने बीट किया ना, अगला जो साइकिल होगा यानी कि अगली जो बीट होगी वो भी उतना ही टाइम लेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें वेव की, तो वेव का जो एक साइकिल है ना, एक साइकिल लेट से अगर वो लेता है 0.5 सेकेंड्स, तो जो अगला साइकिल इससे होगा ना वो भी लेगा 0.5 सेकेंड्स ही। बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमारी हार्ट बीट ये काम करती है। हमारी हार्ट बीट अज्यूम करें, नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है ना वो होती है 0.8 सेकंड की, यानी कि हार्ट बीट एक कंप्लीट जो हार्ट बीट करता है ना एक दफा, वो टाइम लेता है 0.8 सेकंड का। अब अगली मर्तबा जब हार्ट बीट करेगा ना वो भी सेम 0.8 सेकंड का ही टाइम लेगा। सिमिलरली वो ये कहता है कि हमारे पास जो वेव होती है ना, वेव जो एक साइकिल पूरा करती है ना, वो जिस टाइम के अंदर पूरा करती है ना, तो जो अगला साइकिल है ना वो भी उतने ही टाइम के अंदर पूरा होता है। तो ये हमारे पास इस टिडबिट का मतलब था। अब ये जो ब्रेन टीजर है ना ये रिलेटेड है हमारे अगले टॉपिक से। जो अगला टॉपिक हमारे पास है वेव स्पीड और वेव इक्वेशन। तो इस लेक्चर को हम यहाँ तक खत्म करेंगे। जब हम ये लेक्चर पढ़ेंगे तो उसके बाद हम उस ब्रेन टीजर को भी कर लेंगे। इसके साथ साथ ही हम लेक्चर को करते हैं खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।